रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि विश्व भर में प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन 2025 में होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं अनौपचारिक रूप से मेले के महत्वपूर्ण आयोजनों के तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2025 में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। 12 साल बाद लगने वाले प्रयागराज में कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की अभी से शुरुआत कर दी गई है। सभी विभागों का साथ ही पर्यटन विभाग भी अपने स्तर से काम करने में जुटा हुआ है। इसी बीच सिविल लाइंस में बने पर्यटन विभाग के कार्यालय के बाहर कुंभ मेला 2025 की होर्डिंग भी लगा दी गई है। इस होर्डिंग में कुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी तारीखों के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से कुंभ मेले के शाही स्नान पर्वों की तारीख का ऐलान मेले में पहले से औपचारिक रूप से किया जाएगा। 13 जनवरी से शुरू होगा कुंभ मेला। 2025 में लगने वाला कुंभ मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू होगा और 12 जनवरी की माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ माघ मेले की समाप्ति हो जाएगी। कुंभ मेले में आने वाले कल्पवासी 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक माघ महीना रहेगा। 30 दिन तक लोग मेला क्षेत्र में रहकर कल्पवास करने के लिए आएंगे। मेले के दौरान 14 जनवरी को पड़ने वाले शाही स्नान से लेकर बसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान 3 फरवरी का होगा। इस तरह से कुंभ मेला के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक मेला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बताया कि आगामी कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 40 करोड़ की भीड़ के आने के अनुमान को देखते हुए कुंभ 2025 की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि कुंभ 2019 में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। हालांकि कुंभ मेले में सभी स्नान पर्व की तारीखों का औपचारिक ऐलान प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा साधु संत अखाड़े तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में किए जाने की परंपरा है। इसी के अनुसार आने वाले दिनों में विधिवत साधु संतों और अखाड़ों की मौजूदगी में शाही स्नान पर्वों की तारीख का मेले में पहले से कर दिया जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2025 में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कुछ मुख्य दृश्य इस प्रकार से हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दौरान 5 शाही स्नान भी होंगे। गौरतलब है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को महाकुंभ के दौरान शाही स्नान होगा। सनातन संस्कृति और आस्था का सम्मान करने वाली चिरकालिक परंपरा तीर्थयात्रियों और संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परंपरा महाकुंभ 2025 में भी जारी रहेगी। प्रयागराज मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि कुंभ, माघ मेला, कांवड़ यात्रा आदि कई धार्मिक समागमों में इस तरह की पुष्पांजलि अर्पित करना परंपरा बन गई है। उन्होंने कहा, यह पूजनीय परंपरा महाकुंभ 2025 के दौरान भी जारी रहेगी। श्रद्धालुओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए संगम नोच के आगे सभी प्रमुख घाटों पर पुष्प वर्षा करने की योजना है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना पर काम चल रहा है। योगी सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की परंपरा सनातन संस्कृति और आस्था के प्रति श्रद्धा का सशक्त प्रतीक बनकर उभरी है। चाहे कुंभ के दौरान पवित्र स्नान पर्व हो, माघ मेला हो या कांवड़ यात्रा हो, योगी सरकार ने लगातार श्रद्धालुओं को इस भाव से सम्मानित किया है। 2021 में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने इस शानदार भाव को देखा, जिसके कारण सोशल मीडिया पर पुष्प वर्षा ट्रेंड करने लगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहां 3 नदियां आकर मिलती हैं, जहां 3 नदियों का संगम होता है। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा ही है जहां 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना को स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं, तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत कथा पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया।
किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहाँ से चले जाने के बाद वह पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवर्ती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडय और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। कैसे गंगा में मिली सरस्वती? तो वैदिक काल में एक नदी दृशद्युति का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल गई। एक ओर जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृशद्युति के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृशद्युति को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना दृशद्युति में गिर गया। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। धार्मिक उल्लेख के अनुसार महाभारत शल्य पर्व में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती हैं, तो ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन से बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीप पड़ती उस स्थल पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का